हम सब टैक्स देते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि सरकार हमारे दिए हुए पैसे का आखिर करती क्या है? ये पैसा कहाँ जाता है, कैसे खर्च होता है? इन सभी सवालों का जवाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के पास है, जो हमारे पैसे की असली पहरेदार है। तो आज चलिए समझते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG को। अच्छा, इस पद की अहमियत कितनी है ये समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। खुद संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि CAG भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की तरह ये भी हमारे लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। तो चलिए इस प्रहरी के दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्हें भारत का वित्तीय संरक्षक या कह लें फाइनेंशियल गार्डियन क्यों कहा जाता है। फिर ये जानेंगे कि इस कुर्सी पर कौन और कैसे बैठता है। हम उस ढाल को भी समझेंगे जो इन्हें निष्पक्ष रखती है, इनकी शक्तियों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इनकी असली ताकत कहाँ है और कहाँ नहीं। तो पहला सवाल यही है कि भाई इस वित्तीय संरक्षक का मतलब क्या है। इसका जवाब मिलता है हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में। यहीं पर CAG के एक स्वतंत्र पद की नींव रखी गई, जो कि देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था है, और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो आखिर ये CAG है कौन? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मुखिया हैं। इनकी जिम्मेदारी ये देखना है कि सरकार ने जो भी पैसा कमाया और जो भी खर्च किया वो नियम कानून के हिसाब से था या नहीं। चाहे केंद्र सरकार हो या फिर कोई भी राज्य सरकार, हर एक रुपए का हिसाब इनकी नज़र से गुजरता है। तो भाई इतना जरूरी काम करता कौन है? इस पद पर नियुक्ति आखिर होती कैसे है और कितने समय के लिए? चलिए इस प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है इन्हें हटाने की प्रक्रिया। इन्हें पद से हटाना लगभग उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है, और यही मुश्किल प्रक्रिया उनकी आज़ादी की पहली गारंटी है। और इसी आज़ादी को और मजबूत करती है इनकी स्वतंत्रता की ढाल, ताकि CAG बिना किसी डर या दबाव के अपना काम कर सके। हमारे संविधान ने उन्हें कई और सुरक्षा कवच दिए हैं। तो ये सुरक्षा कवच क्या क्या हैं? पहला, कार्यकाल की सुरक्षा, जिसकी बात हमने अभी की। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद वे कोई और सरकारी पद नहीं ले सकते, ताकि भविष्य के लालच में कोई समझौता न हो पाए। तीसरा, उनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, जिसे कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। चौथा, उनके दफ्तर का सारा प्रशासनिक खर्च सीधे भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं होती। और हाँ, कोई भी मंत्री संसद में उनका बचाव या प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। ये सब मिलकर एक ऐसी दीवार बनाते हैं जो उनकी निष्पक्षता को बनाए रखती है। चलिए अब इस पद की शक्तियों और मुख्य कर्तव्यों पर आते हैं। मतलब आखिर CAG असल में करते क्या है? इनका सबसे मुख्य काम है सरकारी खजानों का ऑडिट करना, चाहे वो भारत की संचित निधि हो, जहां सारा टैक्स का पैसा जमा होता है, या आकस्मिक निधि जो इमरजेंसी के लिए होती है, या फिर लोकलेखा। केंद्र से लेकर हर राज्य तक इन सभी फंड से होने वाले हर खर्च का ऑडिट CAG ही करता है। मतलब सरकार का लगभग हर रुपया इनकी जांच के दायरे में आता है। लेकिन इनका काम सिर्फ इन निधियों तक ही सीमित नहीं है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों का ऑडिट करते हैं। इसके अलावा सरकारी कंपनियों और उन सभी निगमों या संस्थाओं का भी ऑडिट करते हैं जिन्हें सरकार से पैसा मिलता है। ये पक्का करते हैं कि सरकारी पैसा उसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ हो जिसके लिए उसे मंजूरी मिली थी। CAG का रिश्ता संसद से भी बहुत गहरा और अनोखा है। उन्हें संसद की लोक लेखा समिति यानी PAC का गाइड, दोस्त और दार्शनिक तक कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब CAG अपनी ऑडिट रिपोर्ट संसद को देते हैं तो यही PAC उन रिपोर्टों की गहराई से जांच करती हैं, और इस जांच में CAG उनकी पूरी मदद करते हैं, जिससे सरकार की वित्तीय जवाबदेही तय हो पाती है। अब हम अपने अंतिम हिस्से में आते हैं, रिपोर्ट, भूमिका और सीमाएं। मतलब ऑडिट पूरा होने के बाद क्या होता है और CAG की भूमिका की असली प्रकृति क्या है। तो ऑडिट के बाद होता क्या है? प्रक्रिया कुछ इस तरह चलती है। CAG अपनी 3 मुख्य ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर राष्ट्रपति उन्हें संसद के पटल पर रखवाते हैं,
और फिर जैसा हमने देखा, लोक लेखा समिति इन रिपोर्ट्स की छानबीन करती है और अपने जो भी निष्कर्ष होते हैं वो पूरी संसद को बताती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। नाम में नियंत्रक यानी कंट्रोलर शब्द होने के बावजूद भारत के सीएजी असल में सिर्फ महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल का काम करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि वो खर्चा होने के बाद उसकी जांच करते हैं। इसके ठीक उलट ब्रिटेन में जो सीएजी हैं वो सचमुच नियंत्रक भी हैं, मतलब उनकी इजाजत के बिना सरकारी खजाने से पैसा निकल ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भारत में सीएजी का ऑडिट पोस्ट फैक्टो है, एक तरह से पोस्टमार्टम जैसा। वे पैसा खर्च होने से रोक नहीं सकते, लेकिन एक बार पैसा खर्च हो गया तो वे सरकार को उसके लिए जवाबदेह जरूर ठहरा सकते हैं। उनकी असली ताकत खर्च को रोकने में नहीं, बल्कि खर्च का हिसाब मांगने में है। सरकारी कंपनियों के मामले में सीएजी की भूमिका और भी अलग-अलग है। जैसे कुछ कंपनियां हैं, मान लीजिए ओएनजीसी, जिनका ऑडिट पूरी तरह से सीएजी ही करता है। फिर कुछ और हैं, जैसे आईएफसीआई, जहां निजी ऑडिटर्स होते हैं, लेकिन सीएजी जरूरत पड़ने पर एक सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है। और फिर एलआईसी या आरबीआई जैसी संस्थाएं हैं, जिनका ऑडिट पूरी तरह से निजी होता है और इसमें सीएजी का कोई सीधा रोल नहीं होता। और वर्तमान में इस महत्वपूर्ण पद पर हैं भारत के 15वें सीएजी श्री के संजय मूर्ति, जिन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और अब वो इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने देखा कि सीएजी हमारे पैसे का एक खामोश लेकिन शक्तिशाली प्रहरी है। वो खर्च को रोकता नहीं है, पर उसका हिसाब जरूर मांगता है। लेकिन आज जब सरकारी कामकाज के तरीके बदल रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ रही है, तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ जाता है। भविष्य में जवाबदेही बनाए रखने के लिए इस प्रहरी की भूमिका को कैसे और विकसित होना होगा।